दुनिया को जिसका डर था आखिर वो हो गया। ये डर था हमला का कि कहीं ईरान इजराइल पर हमला ना कर दे। हमला हुआ लगभग 300 से भी ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलों के द्वारा ईरान, इराक, लेबनान और यमन के ज़मीन से हमला किया गया। यह पहली बार हुआ है 1979 के बाद, चूँकि 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था और वो एक इस्लामिक देश बना था खुमैनी के नेतृत्व में। तो उसके बाद से लेकर अभी तक दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन था, लेकिन डायरेक्ट हमला इन दोनों के बीच किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश में कभी नहीं हुआ था। यहाँ पर हमला कर दिया गया है ईरान के द्वारा इजराइल पर और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अब सवाल यह है कि इसके बाद आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले मैप को देखते हैं। ये जो पूरा का पूरा लोकेशन दोस्तों आपको दिख रहा है, ये है मिडिल ईस्ट, ये है सऊदी अरब। यहाँ पर है लोकेशन यमन का। यमन का जो ये हिस्सा है यानी पश्चिमी भाग, यहाँ पर हुती विद्रोहियों का कंट्रोल है, जो प्रॉक्सी है ईरान का, यानी कि ईरान हुतियों के माध्यम से इजराइल को अभी तक परेशान करते रहा था, लेकिन अब डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया है। यहाँ पर लोकेशन है आई मतलब इजराइल, ये इजराइल का लोकेशन है। और ये गाजा पट्टी है, ये वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक का एक बड़ा हिस्सा इजराइल के कंट्रोल में है। और ये जो डॉटेड लाइन इस तरीके से दिख रहा है, ये इजराइल और जॉर्डन के बीच है, ये डेड सी है। और इजराइल का जो दक्षिणी भाग है, ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है, ये है नेगिव डेजर्ट यानी कि नेगिव मरुस्थल। और यहाँ पर बहुत सारे एयरबेस हैं, उसमें से एक एयरबेस का नाम है नेवाटिम एयरबेस। तो ये लोकेशन है नेवाटिम एयरबेस का, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और उससे थोड़ा सा ऊपर, महज 17 किलोमीटर ऊपर में स्थित है जेरिम एयरबेस। ये भी दक्षिणी इजराइल में ही है। और ये दक्षिणी इजराइल का एक शहर है एलियात यहाँ पर। और ये अकाबा बंदरगाह है जो जॉर्डन में है। और ये गल्फ ऑफ अकाबा है। और ये लाल सागर है, यानी लाल सागर कनेक्ट होता है गल्फ ऑफ अकाबा से। और ये लोकेशन है अकाबा बंदरगाह का। और ये एलात शहर है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये तेल अबीब है। और यहाँ पर नुसरत कैंप है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये गाजा पट्टी में है। ये लोकेशन है जॉर्डन का। यहाँ पर है इराक, ये है ईरान, यहाँ पर है सीरिया। और ये सीरिया का कैपिटल है दमास्कस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में दमिश्क। और ये जो लोकेशन है, जो सैडेड पार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये गोलान हाइट है। गोलान हाइट का जो मैक्सिमम रीजन है वो इजराइल के कंट्रोल में है 1967 से। जबकि गोलान हाइट का जो ये रीजन आपको दिख रहा है, जहाँ पर अभी रशियन सेना भी मौजूद है। तो ये जो लोकेशन है गोलान हाइट का, ये सीरिया के कंट्रोल में है। ये लोकेशन है लेबनान का। और लेबनान का जो ये हिस्सा है, यहाँ पर हिजबुल्ला नामक आतंकी संगठन सक्रिय है। और हिजबुल्ला को अभी तक सपोर्ट करते रहा था ईरान। और आपने सुना होगा कई बार, हफ्ता 2 हफ्ता में हिजबुल्ला के द्वारा इजराइल पर मिसाइल वगैरह से हमला होता रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम अब डायरेक्ट ईरान यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया है। अब ये देखते हैं कि आखिर ये हमला हुआ क्यों, उसके पीछे क्या कारण है। देखिए, दोनों के बीच टेंशन काफ़ी पहले से है। 1979 में ईरान एक इस्लामिक देश बना था। उसके 6 साल बाद 1985 वो साल है जब दोनों के बीच प्रॉक्सी वार स्टार्ट हो गया था। प्रॉक्सी वार कहने का मतलब ईरान और इजराइल कभी भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं थे। ईरान बैकअप सपोर्ट कर रहा था सीरिया को, लेबनान को, और उनके माध्यम से वो इजराइल के साथ तनातनी कर रहा था। लेकिन अब चूंकि डायरेक्ट यहाँ पर मैटर आ चुका है, जो हमला हुआ है कहाँ से हुआ है, तो यमन के ये जो लोकेशन है जो हुतियों के कंट्रोल में है, यहाँ से मिसाइल के द्वारा हमला किया गया है दक्षिणी इजराइल पर। इसके अलावा ईरान से हमला हुआ है। इसके अलावा इराक के ज़मीन का भी इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा जो हिजबुल्ला है लेबनान का जो दक्षिणी हिस्सा में जिनका कंट्रोल है, उन्होंने भी हमला किया है। अब कहाँ हमला हुआ है जरा वो देखिए। तो दक्षिणी जो इजराइल है यहाँ पर हमला हुआ है। और दक्षिणी इजराइल में भी जो नेवाटिम एयरबेस है, नेवाटिम एयरबेस पे हमला हुआ है, इस पर थोड़ा बात करेंगे। इसके अलावा गोलान हाइट में जो माउंट हार्मोन के आसपास का जो लोकेशन है, वहाँ पर हमला हुआ है। जरा माउंट हार्मोन के बारे में बात करें कि आखिर यहाँ पर हमला के पीछे वजह क्या है। देखिए, दोनों के बीच टेंशन काफ़ी लंबा समय से चल रहा था, लेकिन तत्कालिक कारण क्या है। तत्कालिक कारण है 1 अप्रैल 2024 को वाणिज्यिक दूतावास, किसका वाणिज्यिक दूतावास, ईरान का, कहाँ पर, सीरिया के कैपिटल दमिश्क में, यहाँ पर हमला किया जाता है IDF के द्वारा, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। कहाँ से हमला किया जाता है? हमला किया जाता है माउंट हार्मोन के नज़दीक जो गोलान हाइट में है। तो चूंकि ये जो लोकेशन है ये इजराइल के कंट्रोल में है, तो यहाँ से हमला किया गया था यहाँ पर, जिसमें
IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स, जो ईरान का आप कह सकते हैं दूसरा सेना है। चूंकि ईरान में दो सेना है, ईरान शायद दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर दो सेना है, तो ईरान का एक सेना है IRGC, जो एक्चुअली वहाँ के सेना से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो IRGC के दो जनरल को यहाँ पर मार गिराया गया था IDF, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। तो वो जो हमला हुआ था वो हुआ था माउंट हार्मोन से। तो इजरायली डिफेंस फोर्स का ये जो बेस है, इसी वजह से हिजबुल्लाह ने यहाँ पर हमला किया है, चूंकि हिजबुल्लाह को बैकअप सपोर्ट IRGC का रहा है। इसके अलावा ये जो हमला हुआ तेल अबीब में भी हुआ। हालांकि जो हमला हुआ 300 प्लस ड्रोन और मिसाइलों के द्वारा हमला किया गया यहाँ से, यानी कि यमन का जो पश्चिमी भाग है, ईरान से, इराक से और लेबनान से। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो हमला है लगभग खाली जगह पे हुआ है। ये एक मैसेज देने का कहीं ना कहीं प्रयास है। अब जो खास बात है आपके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है, एक हमला यहाँ पर भी हुआ है। चूंकि ये नेगिव मरुस्थल है और यहाँ पर इजराइल का एयरबेस है, नेवा टीम एयरबेस, जहाँ पर 75 से भी ज़्यादा F-35 स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का जो फाइटर जेट है, जो अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का है, वो तैनात है। और इतना ही नहीं, नेवा टीम एयरबेस के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ B-61-12 एटॉमिक बम भी रखा गया है, जो हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ईरान जानबूझकर हमला कर रहा है। कहां पर? नेवा टीम एयरबेस पे, जहां पर F-35 फाइटर जेट है, और साथ ही साथ यह भी संभावना है कि वहां पर B-61-12 एटॉमिक बम भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो हमला है बहुत ही प्रिसाइज तरीके से किया गया। ऐसा नहीं है कि किसी F-35 को टारगेट किया गया या जो एटॉमिक बम जो हो सकता है वहां बंकर के नीचे, वहां पर हमला किया गया है। जानबूझकर खाली जगह पर हमला किया गया है, लेकिन मैसेज तो देने का प्रयास किया गया है। ईरान के द्वारा एक बहुत ही पावरफुल मैसेज इजराइल को दिया गया है। दोस्तों, आप अगर कल्पना करें, आप इमेजिन करें, ये जो हमला है नेवा टीम एयरबेस के ऊपर जो ईरान ने हमला किया मिसाइल से, इस हमले में अगर F-35 को टारगेट किया जाता तो उसके बाद क्या हालात हुआ रहता, क्योंकि यहाँ पर 75 F-35 तैनात है। इतना ही नहीं, आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ बंकरों में जो परमाणु बम रखे हुए हैं, में भी ऐसा संभावना है कि यहाँ पर B-61-12 एटॉमिक बम है। अगर उस पर ये जो मिसाइल जाकर टकराता, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता तो क्या हालात दुनिया के सामने आ जाता। एक बहुत ही विकट परिस्थिति पूरे दुनिया के सामने आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ईरान को भी पता है कि इजराइल को किस तरीके से मैसेज देना है। नेवा टीम एयरबेस से 17 किलोमीटर ऊपर एक लोकेशन है हेज़ेरिम एयरबेस का। यहाँ पर हालांकि यहाँ पर हमला नहीं हुआ है, बस मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर F-35 फाइटर जेट तैनात है और ये फाइटर जेट भी F-35 की तरह एटम बम को कैरी कर सकता है। ये बस एक जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है F-35 स्टिल्थ जेट। स्टिल्थ का मतलब हुआ एक ऐसा फाइटर जेट जो रडार की नज़र में न आए। तो F-35 का ये खासियत है। और अमेरिकी एयरफोर्स ने ये अब सर्टिफाइड कर दिया है कि ये जो F-35 लॉकहीड मार्टिन अमेरिकी कंपनी का ये जो फाइटर जेट है, स्टिल्थ फाइटर जेट है, ये B-61-12 एटॉमिक बम को कैरी कर सकता है। और ये फाइटर जेट नेवा टीम एयरबेस पर भी है, जहां पर ईरान ने हमला किया है। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट है 2020 का, जरा उसको देखते हैं। और वो स्टेटमेंट इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो हमला हुआ है ईरान के द्वारा, उसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा IRGC से लिंकअप है। IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसका काम क्या है? इसका काम है ईरान के बाहर, ईरान से जुड़े हुए जो भी मामले हैं उसको ये हैंडल करता है। इसका मेन काम यही है कि ये जो प्रॉक्सी हैं, यानी प्रॉक्सी कहने का मतलब जिसके कंधे पर बंदूक रखकर ईरान अभी तक गोली चलाते रहा था, जैसे कि हूती, हमास और हिजबुल्लाह, इनको सपोर्ट करने का काम IRGC का ही रहा है। IRGC का एक कमांडर था कासिम सुलेमानी, उसका हत्या कर दिया गया था इराक में, बगदाद में, इराक का जो कैपिटल है, 2020 में। अब ये जो हमला हुआ उसके बाद ईरान के द्वारा रिस्पॉन्स किया गया। कासिम सुलेमानी की मृत्यु के बाद ईरान में काफ़ी गुस्से वाले माहौल था और ईरान ने हमला भी किया। हमला कहाँ किया? चूँकि बगदाद में अमेरिकी सेना का जो बेस है, अमेरिका का जो एयरबेस है, वहाँ पर हमला किया गया। लेकिन वो जो हमला किया गया था वो हमला एयरबेस के बाहर किया गया था, यानी उसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट को समझिए। चूँकि IRGC का जो जनरल था कासिम सुलेमानी, IRGC के कुद्स फोर्स का, उसका हत्या कर दिया गया था जनवरी 2020 में। उसके बाद ईरान के द्वारा, मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर मिसाइलों से फायरिंग किया जाता है, मिसाइल से हमला होता है, लेकिन ये हमला एयरबेस के बाहर होता है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट ये था कि हमारे पास ईरान के एक राजनयिक ने फ़ोन किया है
और फ़ोन के माध्यम से ईरान के राजनयिक ने मुझे ये बोला कि मुझे भी दुनिया को दिखाना है, हमारे एक बहुत बड़े जनरल की हत्या आपने कर दिया है तो मुझे भी कुछ दिखाना है, आपके एयरबेस पर हम हमला करेंगे, लेकिन वो हमला बाहर में होगा। और ये जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, ये मैच करता है ईरान के द्वारा किए गए हमले से। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है वियना कन्वेंशन 1961 राजनयिक दूतावास। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो देशों के बीच युद्ध का माहौल है, उसके बावजूद भी एक देश दूसरे देश के जो राजनयिक दूतावास हैं उसको टारगेट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए, इजराइल के IDF ने क्या किया, दमिश्क में वाणिज्यिक दूतावास जो है ईरान का, उस पर हमला किया है। तो इजराइल के द्वारा जो एक्शन लिया गया था 1 अप्रैल को, वो वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है UN आर्टिकल 51, चूँकि ईरान के द्वारा हमला किया गया इजराइल के ऊपर। अब ईरान की तरफ से स्टेटमेंट ये आया है कि चूँकि UN जो है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, उसका आर्टिकल 51 ये बात बोलता है कि यूनाइटेड नेशन के किसी सदस्य पर अगर सशस्त्र हमला होता है तो वो सदस्य अपना बचाव कर सकता है। यानी ईरान का ये कहना है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है और हम चूँकि यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं तो हम अपने बचाव में इजराइल के ऊपर इस तरह का हमला किए हैं। दोस्तों अब इस वीडियो के लास्ट में देखते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। अब आगे क्या हो सकता है ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि अब इजराइल क्या रिस्पॉन्स करता है। अब सब कुछ डिपेंड इसी बात पे करेगा कि इजराइल क्या रिस्पॉन्स करता है। चूँकि ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे अब हम हमला नहीं करेंगे। 1 अप्रैल को वाणिज्यिक दूतावास पे जो हमला हुआ था उसका हमने बदला ले लिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इजराइल करता क्या है। सब कुछ उसी के ऊपर है। हालांकि ईरान के द्वारा जो हमला यहाँ पर किया गया है इजराइल में, यहाँ पर कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ है,